सब बताते हैं फैक्ट्स वगैरह। कौन सा चैनल है? व्हाट इफ हाँ भेज देना मेरे को लिंक, आवाज नहीं सही से आ नहीं पा रही। वॉर्टेक्स समथिंग यू आर सेइंग। इसी तरीके की सारी साइंटिफिकली चीजें सारी डिस्कस करते हैं वो। थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को, मतलब काश मैं बायो का स्टूडेंट होता, काफी रिसर्च करता मैं। चलिए खैर, लेट्स स्टडी, पढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं गायब होता हूँ यहाँ से, ठीक है? सर वैसे ओके। कोई चीज है जिसमें रिसर्च कर सकते हैं बायोलॉजी से? क्या? तो ऐसी कोई फील्ड है जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं बायोलॉजी से? हाँ डेफिनेटली करते हैं लोग, रिसर्च करते हैं, काफी कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसी पे ही चलती है, टेक्नोलॉजी भी है और बायो भी है। रिसर्च तो है ही। जब आप पहुंच जाएंगे ना अपने कॉलेज में, मतलब वहां से रास्ते खुलेंगे, उसके बाद ही रास्ते खुलते हैं, उससे पहले तो कुछ है ही नहीं। कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर डिफरेंट रूट्स खुल जाते हैं। रिसर्च करना है, पीएचडी करनी है, सारा है। बाहर से करो जाकर के, एमएस वगैरह जो भी है, तो पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली है। क्योंकि हर चीज़ में रिसर्च की तो पॉसिबिलिटी रहती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, टेक्नोलॉजी का चाहे बायो का, रहता ही है। चलिए, सो आई एम हाइडिंग एंड शोइंग यू द स्क्रीन। शेयर स्क्रीन। डंग 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 डंग। तो पिछली क्लास में, हाँ पिछली क्लास तो हम ये सब कर चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक बार जरा देख लीजिए आप, आपको मैं थोड़ा सा और इसमें बता देता हूँ, थोड़ा सा और। वी विल सर्च ऑन दिस। कुछ बातें मेरे को और बतानी है इसमें आप लोगों को, तो इसलिए आई एम टेलिंग ओवर हियर। तो देखिए, तो क्यूरीज वीस लॉ, हमने क्यूरीज लॉ देखा, क्यूरीज वीस लॉ देखा। तो दिस वाज आवर क्यूरीज लॉ, ये तो क्यूरीज लॉ था। ये जो पार्ट लिखा हुआ है हमने, ये था क्यूरीज लॉ। क्यूरीज वीस लॉ में मैंने बताया था आपको कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप हीट करते हैं तो टेम्परेचर टीसी के बाद वो क्या बन जाता है? टेम्परेचर टीसी के बाद वो पैरामैग्नेटिकली बिहेव करने लगता है। अच्छा, तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर गिवन बाय दिस फॉर्मूला C अपॉन टी माइनस टी सी। C अपॉन टी माइनस टी सी। और यहाँ पे मैं इस ग्राफ में थोड़ा सा चेंजेस बनाना चाहता हूँ, इसमें चेंजेस लाना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा। चेंजेस क्या है कि सपोज मैंने जो ग्राफ बताया आपको, टीसी के बाद का बनाया है मैंने ग्राफ। आफ्टर टीसी आई हैव ड्रॉन द ग्राफ। टीसी के बाद का ग्राफ है ये। तो इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले क्या हुआ होगा? अच्छा जस्ट अ सेकेंड, शायद किसी और ने दूसरी मीटिंग शुरू कर दी है, तो ही इज नॉट एबल टू ज्वाइन। तो मैं उसको लेकर के आता हूँ यहाँ पर। कौन कहाँ चला गया? यहाँ पे तो हम हैं। ठीक है, तो मैंने इसके बाद का बिहेवियर आपको समझाया था कि आफ्टर टेम्परेचर टीसी पैरामैग्नेटिकली बिहेवियर करने लगता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो व्हाट अबाउट बिफोर दिस लाइन? इससे पहले क्या रहा होगा? इससे पहले ससेप्टिबिलिटी क्या रही होगी? उसका डायग्राम कुछ ऐसे आता है यहाँ पे, इस तरह से ये डायग्राम यहाँ पे आता है। यानी पहले ऐसे रहा होगा, फिर जाके ऐसे बैंड कर गया, लाइक दिस, ठीक है? अच्छा, तो मेरे को अभी इसमें थोड़ी कुछ और बातें भी बतानी है। सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है।
ऑफ है क्या? मैंने ऑफ ही कर दिया शायद से लगता है। Yes, हाँ sir. दूसरे में गया था ना अभी मैं बुलाने के लिए, इसीलिए ऐसा हो गया। अब ठीक है शायद, है ना? तो देखिए दिख रहा होगा अब। तो मैंने Yes, sir. डायग्राम जो बनाया था वो ऐसा डायग्राम बनाया था लास्ट टाइम, आपको ध्यान होगा। तो पैरामैग्नेटिक के लिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन जाता है आफ्टर व्हाट टेम्परेचर? आफ्टर टीसी टेम्परेचर। तो बन गया ये पैरामैग्नेटिक, तो ग्राफ भी उसका वैसा ही आ गया। तो इससे पहले भी तो कुछ होता होगा ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, ससेप्टिबिलिटी कुछ ना कुछ तो रहता होगा, जो कि टाइम टेम्परेचर के साथ कम होते होते इसके बराबर आ गया। तो इससे पहले ग्राफ कैसे होगा? इससे पहले ग्राफ ऐसे होगा कुछ लाइक दिस। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द ग्राफ इन दिस मैनर। तो ऐसे ये वेरी कर रहा है ग्राफ, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसके बाद फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, इससे पहले फेरोमैग्नेटिक, यहाँ से कम होते 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 यहाँ तक आया, फिर इसके बाद पैरामैग्नेटिक बन गया और ये डिक्रीज हो रहा है। ओके। और ये मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, और सॉफ्ट करंट के बारे में भी बताया था कि कोर्सिविटी, इसकी रिटेंटिविटी, एरिया क्या बताता है, एवरीथिंग यू आर फेमिलियर विद। ठीक है, ये सब चीजें हम फेमिलियर हैं इनके साथ। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस छोटे मोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। अच्छा, तो क्वेश्चन है पहला, ओके, थोड़ा सा टॉपिक ही है, यूं कह लो टॉपिक एक तरह से। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टाइम टेम्परेचर वर्सेस ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व, इसको हम देखते हैं फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। अच्छा, तो पैरामैग्नेटिक के लिए बताएं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरा को लेकर के। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके लिए ग्राफ कैसा आता है? इसके लिए जो ग्राफ आता है ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, द ग्राफ इज लाइक दिस। तुम देखा ही है इस चीज को, तुम जानते ही अच्छे से, ऐसे होता है ग्राफ ये, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। और फेरो के लिए कैसा होता है? फेरो के लिए वो भी हम देख चुके हैं ऊपर, इट इज लाइक दिस, ऐसे जाता है और फिर इसके बाद इस पॉइंट के बाद इट बिकम्स पैराबोलिक टाइप। तो ऐसे होता है, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क, बताओ डायामैग्नेटिक के लिए क्या होगा? डायामैग्नेटिक के लिए क्या होगा? ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व। तो इसके बारे में कुछ हम बात करते हैं। तो बताइए ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, कितनी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली इसकी? यस, बोलिए। Positive and very large. आर यू श्योर इट इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज फॉर डायमैग्नेटिक? Negative and very small. यस, नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल। ध्यान रखो, मैंने बताया था डायमैग्नेटिक सब लोग रखते हैं, बहुत कमजोर होता है, उल्टा होता है। ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी का I/H होता है, ये वेक्टर अपोजिट होते हैं। ये सब चीज ध्यान रखो जोया, भूलो नहीं। तो इट इज नेगेटिव एंड स्मॉल, नेगेटिव होता है और स्मॉल होता है, ठीक है। क्या ये, अच्छा, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये बिहेवियर सब लोग शो करते हैं? डायमैग्नेटिक बिहेवियर तो सब लोग शो करते हैं। क्यों सब लोग शो करते हैं? बिकॉज डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी आई है ये डाइपोल को सीधा करने से नहीं आई है, ये डाइपोल को सीधा करने से नहीं आई है। किस वजह से आई है? कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उस पर फोर्स लगता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, फिर मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज आता है, इस हिसाब से ये चीज आई है। तो क्या इस पे टेम्परेचर का कोई असर होना चाहिए? क्या टेम्परेचर से कोई असर होना चाहिए इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे?
कोई असर नहीं होगा टेम्परेचर से, बिकॉज टेम्परेचर के आने से होता क्या है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, सॉरी क्या करते हैं, डाइपोल्स वाइब्रेट करते हैं, पर इसमें तो डाइपोल होता ही नहीं है, इसमें तो सिंपल इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, तो इस केस में क्या कहना चाहिए हमें, ये ससेप्टिबिलिटी है, ये टेम्परेचर है, तो जो आएगा वो इस तरह से आएगा ग्राफ इसका, इट इज नेगेटिव एंड वेरी वेरी लेस, ऐसा हम कह लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। तो नेगेटिव है और क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। व्हाई इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, it does not depend on temperature, it does not depend on temperature, इस बात को ध्यान रखो आप बस, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी वो सब डिपेंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं, थोड़ा सा एक्टिवनेस शो करो, बातें करते रहो, अदरवाइज ऐसे बोरिंग हो जाएगा सेशन। तो एक क्वेश्चन और ये है मेरे पास, क्वेश्चन क्या है कि सपोज ये मेरा आई है मेरे पास, यहाँ पे आई हैव ओवर हियर आई एंड ओवर हियर आई हैव एच। हमने ये वाला ग्राफ बनाया है कि नहीं बनाया, किसके लिए बनाया था ये वाला ग्राफ, आई वर्सेस एच, बताइए ये ग्राफ किसके लिए बनाया हमने, किसके लिए बनाया था, मैग्नेटिक हिस्टेरिकल। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कब लिया था, उसमें बनाया था हमने कुछ ऐसा ही, हाँ बिल्कुल उसी में बनाया था। और किसके लिए बनाया था, वो कौन सा सब्सटेंस था, वो कौन सा सब्सटेंस था, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ था, होता था, उसके लिए हमने बनाया था, उसके लिए बनाया था, ठीक है बिल्कुल ठीक है, सही बात है। अब आपको बनाना है फॉर डायामैग्नेटिक, चलो ये बनाओ आप, फॉर डायामैग्नेटिक बनाओ आप, बाकी सब छोड़ो, आप डायामैग्नेटिक के लिए बनाइए आई वर्सेस एच कर्व। तो कैसे बनाएंगे, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे x बराबर आई अपॉन एच, ये लिखोगे ना, फॉर्मूला तो यही होता है, आई और एच को रिलेट करने वाला फॉर्मूला तो यही है ना। तो आप क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल्स टू एक्स टाइम ऑफ एच, अच्छा ये क्या है y, ये क्या है x, ये क्या है स्लोप, m, और स्लोप कैसा है, नेगेटिव है कि नहीं, क्योंकि काई का वैल्यू नेगेटिव होता है। अच्छा तो यानी कि y इज इक्वल्स टू माइनस स्लोप है, और ग्राफ कैसे बनता है इसका, सीधा डिक्रीजिंग ग्राफ, सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ ऐसे जाएगा लाइक दिस, अरे सही से नहीं बना, तो कुछ ऐसा इसका शेप रहेगा। तो ऐसा इसका शेप रहना चाहिए, उठ नहीं पा रहा है मेरे से यहाँ से ये, चलो सीधा ही बना देता हूँ नॉर्मली। तो इसका शेप ऐसे आएगा कुछ लाइक दिस, ये ग्राफ है ऐसे बनेगा, ठीक है लाइक दिस। इधर नहीं बना रहा हूँ मैं, इस वाले हाफ में नहीं बना रहा हूँ, इस वाले हाफ में बनाना चाहो तो बना सकते हैं आप, ऐसा हो जाएगा और ऐसे जाएगा। ये स्लोप क्या होगी, बहुत कम होगी ज्यादा होगी, थीटा बोलो, कम होगी ज्यादा होगी, कम होगा। वेरी स्मॉल, क्यों होगा कम, बिकॉज काई कम होता है, और काई क्या स्लोप है, जब टेन थीटा ही कम है तो थीटा भी तो कम ही होगा ना, इसीलिए कम है, ठीक है। तो ये कम होगा बहुत, दिख फिर भी ज्यादा दिख रहा है लेकिन होगा इससे भी कम होगा, ठीक है। तो ग्राफ समझ में आ गया, डायमैग्नेटिक के लिए आई वर्सेस एच का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग फॉर पैरामैग्नेटिक, यही काम हम पैरा के लिए करते हैं,
for paramagnetic. तो ये है I, यहाँ पे है H, पैरा के लिए बनाओ। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे ये वाला, chi is equals to I upon H। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या रख रहे हैं आप? कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं, ध्यान रखो टेम्परेचर फिक्स है। यहाँ पे टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता है टेम्परेचर का। पर जब आप इसकी बात कर रहे हो तो एक टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर बदलना नहीं है आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो क्या आएगा यहाँ पे? I इज इक्वल्स टू काई और H आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? Y, ये हो गया X, ये हो गया M। तो y इज इक्वल्स टू mx जैसा हो गया, तो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, और अच्छा खासा थीटा होगा, ज़्यादा नहीं तो अच्छा खासा तो होगा ही, गुड वैल्यू, अच्छी खासी वैल्यू आएगी। तो इसका स्ट्रेट लाइन। अच्छा, और फेरो के लिए, और फेरो के लिए बताओ, फॉर फेरो, फॉर फेरो क्या कहेंगे? आसपास थीटा बनेगा लगभग। वो तो हम बना ही चुके थे ना पहले ही, उसका तो हम पहले बना चुके थे, फेरो का तो पहले ही बना चुके हैं। I वर्सेस H, तो उसका कुछ ऐसे होता है, झटके मार मार के आगे जाता है, ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा। ये भी देखो कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी ना आगे जाके कॉन्फिक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये भी सैचुरेट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक वाला भी यहाँ तक गया और फिर सीधा हो जाएगा ऐसे। तो ये भी कुछ उसी तरह से है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन रहने की कोशिश हो रही है इसकी भी, तो ऐसे जाता है फिर ये सीधा ऐसे हो जाता है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो फेरो का ये हो गया। एक और क्वेश्चन, अब आएगा मजा, अब बताइएगा इसका आंसर। I है यहाँ पे और H है यहाँ पर, सॉरी I नहीं है, अब मैं कुछ बदल देता हूँ, यहाँ पे काई लेके आता हूँ मैं, काई, काई वर्सेस H फॉर फेरोमैग्नेट। यस, कौन बताएगा इस चीज को? काई वर्सेस H क्या होगा फॉर फेरोमैग्नेट? तो फॉर्मूला लिखते हैं, काई इज इक्वल्स टू I अपॉन H, और आप ग्राफ किसके बीच में बना रहे हो? काई और H के बीच में बना रहे हो। अच्छा, और फेरोमैग्नेट की बात हो रही है। H क्या होता है? H क्या होता है? बाहर से लगने वाला फील्ड होता है ना, ये तो जो बाहर से लगाया जाता है वो फील्ड होता है। और I क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट जो इंड्यूस होता है वो होता है। अच्छा, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है फेरोमैग्नेट में, वो बाहर वाले से ज्यादा होती है कम होती है? बाहर वाले से, बाहर 10 टेस्ला है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और अंदर चले गए आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, तो अंदर क्या आएगी? ज्यादा आएगी या कम आएगी फेरोमैग्नेट में? ज्यादा आएगी, कम आएगी। अरे बहुत ज्यादा आएगी। कम क्यों आएगी बताना? बाहर कम क्यों आएगी। कम? बाहर कम, बाहर तो कम है ही, अंदर की पूछ रहा था मैं, अंदर बहुत ज्यादा होगी। बाहर ज्यादा है। अंदर ज्यादा आएगी मैग्नेटिक फील्ड। क्यों आएगी ज्यादा? बिकॉज बी इंड्यूस इज वेरी वेरी लार्ज इन केस ऑफ फेरोमैग्नेट। बी इंड्यूस इज वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा होता है, बाहर वाले से भी ज्यादा अंदर फील्ड आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तभी इस चैप्टर को हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है? तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इज मोर देन द इनसाइड, ठीक है? तो आई जो होगा इनिशियली एच से क्या होगा? ज्यादा होगा। आई जो होगा ना इनिशियली इट विल बी मोर देन एच, एच से ज्यादा होगा इनिशियली वो। अगर आप एच को बढ़ा रहे थोड़ा सा तो आई ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इनिशियली when H is increased, I increases even more rapidly, even more
rapidly, and then after all dipoles have aligned, I becomes constant. I becomes constant. I सेम हो जाता है. तो इनिशियली व्हेन h इज इंक्रीज्ड I इंक्रीजेस इवन मोर. तो आप ऐसा नहीं कह सकते सर ये तो इनवर्स रिलेशन है, काई वर्सेस h की तो इनवर्स रिलेशन दिख रही है, तो हाइपरबोला ग्राफ बना दो. पर ऐसा हाइपरबोला नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज अगर आप देखते हैं तो h जो I है ना कांस्टेंट नहीं है. I कांस्टेंट क्यों नहीं है? बिकॉज जब आप h को बढ़ाएंगे तो I ज्यादा बढ़ जाएगा बल्कि. तो इनफैक्ट क्या कहेंगे हम, x किस पे डिपेंड है ज्यादा? ये I x I पे ज्यादा डिपेंड है, h पे तो फिर भी नहीं है. एक बार को तो देखने में क्या लग रहा है कि ये x h पे इनवर्सली रिलेटेड है, पर ये तो जब है ना जब I कांस्टेंट हो. I कांस्टेंट किसने कह दिया? हमारे कहने से थोड़ा I कांस्टेंट हो जाएगा. तो उस केस में जब आप h थोड़ा सा बढ़ाएंगे I कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा, यानी कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जैसा ग्राफ हो जाएगा. अच्छा, तो फिर यानी ग्राफ कैसा आने वाला है? तो इनिशियली ग्राफ इंक्रीज करेगा, फिर सैचुरेट हो जाएगा. सैचुरेट क्यों फिर हुआ? अलग हो जाएगा. हाँ, फिर देखो अब आप h को बढ़ाएंगे ना, फिर अब I नहीं बढ़ेगा, क्योंकि I को जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका. I होता है m/v, m फिक्स होता है, m हो गया कांस्टेंट, तो अब I नहीं बढ़ेगा. इसके बाद क्या होगा जब I कांस्टेंट हो जाएगा आफ्टर सर्टेन टाइम? देन x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h. इस पॉइंट के बाद तो इनवर्सली फिर प्रोपोर्शनल हो hyperbola जाएगा ना. तो फिर इसके बाद ऐसा ग्राफ बन जाएगा. तो ध्यान रखें इस चीज को. I increasing more than h over here. Here I क्या हो गया? I is equals to constant. Therefore chi inversely proportional to h. ऐसा आप कह सकते हैं. तो this is the graph which you must know. ये पता होना चाहिए. क्या तो इम्पोर्टेंट काम हमने यहाँ पर देख लिया. Any doubt to anyone so far can ask me right now, because we are now moving to another chapter, EMI. किसी का कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है अभी. चलिए, आई थिंक इट्स क्लियर, सबको समझ में आ गया है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Just a second. तो अगला चैप्टर है EMI का. तो कुछ याद है EMI में? अच्छा बताइए फिर. फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इस चैप्टर में. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है B डॉट A. ठीक है. इस फॉर्मूले को कब लगाते हैं? इस फॉर्मूले को B डॉट A को जब लगाते हैं जब B होता है कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म होता है, तब लगाया जाता है. ठीक है. इसको लगाने के दो तरीके हैं. कांस्टेंट तो ठीक है, पर इसको लगाने के दो तरीके और भी आते हैं. एक होता है IJ मेथड, जब B और एरिया वेक्टर IJ के फॉर्म में आपने लिख लिया हो तो फ्लक्स को निकाल सकते हो इजीली. दूसरा मेथड होता है मैग्नीट्यूड एंगल मेथड, यानी फ्लक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा BA cos थीटा. BA cos थीटा, यानी जब एंगल वगैरह दिए हो, मैग्नीट्यूड दिया हो, तब आप इसका यूज करेंगे. और जो cos थीटा में थीटा है, इट इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है ये बताओ? B और A के बीच. अच्छा, कौन से वाला? एरिया वेक्टर वाला या प्लेन वाला? एरिया वेक्टर. Area vector. एरिया वेक्टर वाला के साथ लिया जाएगा. ध्यान रखिए, प्लेन एरिया नहीं ले लेना है हमको,
गलती हो जाती है यहाँ पे, एग्जाम्पल में एक सवाल भी कराया होगा मैंने ऐसा। ठीक है, तो फ्लक्स फाइंड कर लिया। फ्लक्स होता है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग दैट गिवन एरिया या सरफेस जो भी है, वहां से कितनी फील्ड लाइंस निकलती हैं फिजिकली, इसका ये सिग्निफिकेंस होता है। तो फ्लक्स के चेंज होने से फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि फ्लक्स जब चेंज होता है, जो हमने फ्लक्स निकाला है वो अगर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है लूप के अंदर। लूप के अंदर ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, तो जो फैराडे का फॉर्मूला है ईएमएफ निकालने का, इट इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला, माइनस डी फाई बाई डी टी। पर इस माइनस के साथ जनरली हम डील नहीं करते। तो वो कौन सी सिचुएशन होती है कि हम इस माइनस को नज़रअंदाज कर देते हैं और E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी में से सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और साइन की परवाह नहीं करते हैं। तो फिर साइन को कौन हैंडल करता है, कहाँ से डील करते हैं साइन को? फिर ये टाइप क्वेश्चन है। कौन सा मेथड है Rules जिसको साइन को डील करते हैं? Right सा hand लॉ sum था? rule. कौन सा लॉ था? सब भूल गए हो आप, कुछ याद नहीं आ रहा है। लेंस रूल याद है? Lens rule. लेंस याद रूल है। बताया था, हाँ लेंस रूल बताया गया था बिल्कुल तरीके से। इसीलिए बताया था कि आप नेगेटिव के साथ हैंडल ना करना चाहें तो लेंस रूल को लगा सकते हैं। पर लेंस रूल तो जब ही लगता है ना जब फिगर दी हो, क्योंकि तभी तो हमको पता चलेगा कि नॉर्थ बन रहा है साउथ बन रहा है फिगर में कि नहीं बन रहा है। तो अगर फिगर दी हुई है तो करंट की डायरेक्शन हम लेंस रूल से निकाल सकते हैं और ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड लेकर के लिख सकते हैं। तो साइन भी आ गया हमारे पास लेंस रूल से, ईएमएफ आ गया, जो मैग्नीट्यूड है वो फैराडे लॉ से आ गया। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर इक्वेशन दी होती है फ्लक्स की तो क्या करते हैं? फ्लक्स की इक्वेशन दी हुई है तो पूछ रहा है ईएमएफ इंड्यूस बताओ, तो कैसे बताओगे? टाइम ग्राफ डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ माइनस हाँ, उस केस में हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं एज इट इज फार्मूले का यूज कर लेते हैं, यानी E is equals to minus d5 by dt है। इस फार्मूले का आप डायरेक्ट Minus d5. when phi is given as a function of time, तो आप प्रॉपर पूरा फार्मूला यूज करें माइनस d5 by dt करके, क्योंकि इसने इक्वेशन दी हुई है, फिगर नहीं दिया हुआ है। फिगर देता तो हम लेंस रूल से इस काम को कर लेते। चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और कब यूज करते हैं माइनस वाले सिंबल का? जब ग्राफ दिया होता है, फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया होता है, तो आप उस ग्राफ फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ से आप ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो d5/dt होता क्या है बेसिकली? इट इज द स्लोप ऑफ phi t कर्व। d5/dt इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ phi वर्सेस t कर्व। तो स्लोप निकालना है आपको और माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज फॉर्मूला ही कहता है टू माइनस d5/dt, यानी माइनस ऑफ स्लोप। तो d5/dt इज व्हाट? इट इज स्लोप। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजें बताता हूँ इसमें मैं आपको। सो अदर पार्ट जो आएगा कुछ और भी चीजें देख लेते हैं इसमें हम, इससे रिलेटेड। E इंड्यूस्ड एवरेज निकालना है हमको, एवरेज निकालना है। एवरेज E इंड्यूस है, या यूं कहो इसका नाम ही मैं लिख देता हूं, एवरेज
ई इंड्यूस्ड। तो एवरेज ई इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज माइनस डी फाइव बाई डी टी, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। जब भी एवरेज वर्ड यूज किया जाता है तो डेल्टा का यूज करते हैं, जब ईएमएफ का यूज करते हैं तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस होता है, तो उस केस में डी फाइव बाई डी टी लिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे टी लिखना है, तो डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। तो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी हो जाता है एवरेज ईएमएफ। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज ईएमएफ। इस पे भी सवाल आते हैं, तो इसको आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी। एक सवाल देखा जाए और तो यहाँ पे दो एरिया है मेरे पास, एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे मैंने, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट का फ्लो बताना है हमें। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो ज्यादा किस में आएगा, और ये चीज टाइम के साथ इंक्रीज भी हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, अंदर तो है ही और टाइम के साथ इंक्रीज भी कर रहा है। तो इस सवाल को कैसे हैंडल करेंगे, सॉल्यूशन में बनाता हूं उसका। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करना है आपको, दो अलग अलग लूप बना लो यहाँ पे, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ऐसे मैंने लूप बना लिया। इसमें ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा आएगा या इसमें आएगा ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा, बताइए किसमें ज्यादा आएगा। ईएमएफ इंड्यूस अगर निकालना हो तो पहले एक काम करते हैं और थोड़ा सा आसान कर देता हूं मैं इसको भी। डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ, उसमें किधर आएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। ये इंक्रीज कर रहा है बी, एंटी क्लॉकवाइज होगा। सही कह रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही हैं। तो ये लूप क्या करेगा, रोकना चाहेगा उसको। तो रोकेगा कब, जब यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा, और नॉर्थ पोल आने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो हो गया। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो। तो ये ऐसे जाने वाला है यहाँ पे, लाइक दिस। इसमें क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो, इसमें भी एंटी क्लॉक आएगा, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये I1 है और ये I2 है, पर ये दोनों तो कनेक्टेड थे यहाँ पर। विच करंट इज मोर, यहाँ पे अब कैसे बताएंगे कि कौन सा करंट ज्यादा है, किसमें ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा आया होगा। ईएमएफ इंड्यूस की अगर बात करें तो किसमें ज्यादा आएगा, I1 इस वाले में, इसमें ज्यादा आएगा के अंदर, बिकॉज ई इंड्यूस होता है डी फाइव बाई डी टी, और फ्लक्स होता है, फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पे, तो एरिया इसका ज्यादा है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है ना। तो इसमें ज्यादा आएगा ईएमएफ। तो यानी कि मैं इस पे बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, इसमें ऐसे आ गया, इसमें कैसे आएगा, इसमें ऐसे और ऐसे दिखाना पड़ेगा। दिस इज E2 एंड दिस इज E1। तो ये बात तो साफ है, इट इज क्लियर दैट E1 ग्रेटर देन E2। ये बात साफ साफ दिख रही है हमको, E1 बड़ा होगा E2 से, बिकॉज एरिया इज मोर, एरिया ऑफ फर्स्ट इज मोर, देयरफॉर फ्लक्स इज मोर, देयरफॉर E induced is more, E induced is मोर, ये ज्यादा होगा। तो इस वाले केस में करंट का नेट फ्लो क्या होगा इस वाले लूप में, जो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है।
तो कौन सा वाला पोर्शन जीतेगा, कौन सा जीतेगा? ये तो कह रहा है कि मैं इधर पहले जाऊंगा, वाला। ये कह रहा है मैं इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। तो ये वाला कह रहा है मैं उल्टा आऊंगा, ये क्या कह रहा है मैं उल्टा जाऊंगा ऐसे। तो मैंने, तो ये वाला लूप को हमने देखा और कहा कि तुम्हारा करंट तो बहुत ही कम है, ये वाला करंट तो तुम्हारा बहुत ही कम है, तो एक्चुअल में करंट किसका रन करेगा? इसी का रन करेगा। तो ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, और लाइक दिस इट विल कम बैक। ठीक है, तो ये लूप का करंट का डायरेक्शन है। तो इस वाले में कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में कैसा है? क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये वाला करंट ज़्यादा है, तो डोमिनेंट जीत गया यहाँ पर ये। ठीक है, I1 greater than I2, therefore I1 current dominates, current dominates, ये ध्यान रखना है। आप इसको एक बार देखिए। और राइट, अब एक सवाल मैं देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन है मेरे पास, जस्ट अ सेकंड, उसको करिए जब तक आप। इस सवाल को करना है, जस्ट अ सेकंड। इस सवाल को कीजिए, क्वेश्चन नंबर 31। सोचो, और मैं एक 30 सेकेंड्स में आया, करिए इसको सवाल को जब तक, क्या आंसर आएगा, क्यों आएगा। आंसर की गलत भी हो सकती है, इसलिए डोंट थिंक कि करेक्ट आंसर सही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यस, क्या कहना है आपका? सर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा क्यों? मेरे को सर, तो क्योंकि हाँ बोलो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव और बहुत ही स्मॉल है, इससे पता हाँ चलता है कि वो टाइम मैग्नेटिक होगा। और अभी हमने किया था उसका ग्राफ टाइम मतलब ससेप्टिबिलिटी और टाइम टेम्परेचर वर्सेस, तो वो हाँ, कांस्टेंट आया था, मतलब वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। क्या अगर नाम है आपका? टेम्परेचर सर राजुल। करेक्ट, करेक्ट, यू आर करेक्ट, यही रीजन है इसका। ठीक है, तो ध्यान रखिए, गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है इसमें, उसने ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे। क्योंकि बच्चा क्या करेगा इसमें, देखो गलती क्या होगी उसमें, गलती ये होगी कि स्टूडेंट एक बार को ऐसा कर देगा,
वो एक बार को तो ऐसा कर ही देगा, डेफिनेट सी बात है, और 100% श्योर वो गलती करेगा। वो ये फॉर्मूला लगाएगा, x होता है c अपॉन टी, देखते ही लगाएगा वो, तो बोलेगा x1 अपॉन x2 हो जाएगा 0.1, ऐसे सॉल्व करेगा, सब कुछ डालेगा इसमें, केल्विन में टेम्परेचर डालेगा, टेम्परेचर किसमें डालना होता है, केल्विन में डालना होता है, ध्यान, ठीक है, तो टेम्परेचर इज ऑलवेज इन केल्विन, तो x2 की जो वैल्यू आती है वो निकल के आती है -0.0001, और उसको ऑप्शन दिख भी जाता है यहाँ पे, और वो टिक कर देता है, और फिर पता चलता है कि आंसर तो ये था। तो इससे पता चलता है हमको कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल इसका मतलब उसकी वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, ये क्वेश्चंस कहाँ से लाया हूँ मैं, एक्चुअली RM बैच का डाउट प्लेटफॉर्म है एक, जिसमें कम से कम 3000 बच्चे डाउट्स पूछते हैं डेली, तो वहाँ पे मेरे को कोई भी ऐसा अच्छा क्वेश्चन लगता है तो मैं यहाँ पे रखते जा रहा हूँ। देखो रिवीजन रैंडम के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है, तो यहाँ पे मैं उस क्वेश्चंस को इकट्ठा करते जा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन मेरे को ये दिखा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक अच्छे क्वेश्चन है जो मेरे को लग रहे हैं NTA पूछ रहा है, मैं सारे यहाँ पे इकट्ठे करते जा रहा हूँ। सो वन डे आई विल शेयर विद यू एवरीथिंग, ये सारा कुछ शेयर कर दूंगा मैं। तो दिस वाज अ क्वेश्चन। चलिए हम अपने नॉर्मल पे आते हैं। यस, MR60, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया आपको क्या करना है इस वाले फिगर में, जब भी ब्रेक इनटू 2 फिगर्स, तो क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, ब्रेक देम इनटू 2 फिगर्स, तो 2 फिगर में तोड़ लो उसको, 2 फिगर में तोड़ लीजिए, ये है रूल। ब्रेक जब भी ऐसा दिखे आपको, ब्रेक इनटू 2 फिगर्स, ब्रेक इनटू 2 फिगर्स, 2 अलग अलग फिगर बना लो और वहां देख लो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब और सवाल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिएगा, ठीक है। हाँ बोलो सर। जो ये इसमें I2 आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। हाँ, ये ऐसे है, ये भी ऐसे है। इसमें जब कनेक्ट किया तो, हाँ जब कनेक्ट, एक्चुअल में तो ये कनेक्टेड ही है ना, तो इन दोनों में से कौन सी करंट हावी होगी, कौन सी करंट जीत जाएगी, I1 वाली जीतेगी ना, ये डोमिनेट कर जाएगी, मतलब करंट का डायरेक्शन ये डोमिनेट करेगा, करंट का डायरेक्शन जो डोमिनेट करेगा वो ये वाला होगा, जो डोमिनेटिंग करंट होगी वो ये वाली होगी। या यूं कह सकते हो आप, जो नेट करंट कितना आने वाला है यहाँ पे, नेट करंट, तो नेट करंट विल बी, ये कितना होगा, I1 माइनस I2। अब ठीक है, सब में ये रन कर रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे रन कर रहा है ये, ऐसे ये जीत गया होगा तो ऐसे जीत गया, अगर जीत गया तो ऐसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये चीज थी, आपको ध्यान रखनी है। एक और सवाल लीजिए यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है B0, ये कांस्टेंट है, और मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, यहाँ पे, और इट्स रेडियस इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, इसका जो रेडियस है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। रेडियस यहाँ लिखता हूं मैं, रेडियस, जस्ट अ सेकेंड, रेडियस इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, at the rate 2 mm पर सेकेंड। 2 mm पर सेकेंड से रेडियस इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर रेडियस कम होगा तो बताओ क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, करंट किधर फ्लो करेगा इसमें, रेडियस कम हो रहा है धीरे धीरे, रेडियस कम हो रहा है तो क्या चीज कम हो रही होगी, बोलिए। EMF कम हो जाएगा, फ्लक्स कम होगा ना। आप छोटा करते जा रहे हो, बड़ा था पहले एरिया तो ज्यादा फ्लक्स था, अब आप रेडियस कम हो रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है। अब फ्लक्स कम हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और चेंज बर्दाश्त नहीं होगा, इसको चेंज बर्दाश्त नहीं होगा, यानी फ्लक्स कम हो रहा है, पर ये नहीं चाहता कि फ्लक्स कम हो, ये नहीं चाहता, तो कैसी करंट आनी चाहिए जिससे कि फ्लक्स इंक्रीज करे, यानी सपोर्ट हो जाए, सपोर्ट मिले,
इसको क्या लग रहा है फ्लक्स कम क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जा रही हो। तो करंट कैसा फ्लो करे इसमें कि फ्लक्स दोबारा से बढ़ने लगे? तो यानी कि फ्लक्स, हाँ बिल्कुल, करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज। क्यों होना चाहिए क्लॉकवाइज? बिकॉज ये एक्स वाली फील्ड है, इस लूप को लग रहा है कि एक्स वाला फील्ड कम हो रहा है, तो ये लूप कहेगा कि करंट अगर ऐसे आ जाए ना तो अंदर फील्ड और आ जाएगा, अंदर फील्ड और आ जाएगा। इसकी वजह से डायरेक्शन निकालना जानते हो ना, इसकी वजह से क्या आएगा? डायरेक्शन अंदर जाएगा तो और सपोर्ट मिल जाएगा, तो इसलिए करंट क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, करंट तो क्लॉकवाइज आ गया। तो find the E induced in loop at t is equals to 2 seconds. t equals to 2 seconds पर आपको बताना है EMF इंड्यूस कितना होगा। तो क्या करें? अब देखो वैल्यू पूछ रहा है हमसे, क्या करें? कौन सा, देखो हमको फिगर भी दी हुई इसने, डायरेक्शन हमने निकाल ली। नाउ आवर मोटिव इज व्हाट? क्या है मोटिव हमारा? किस चीज पे वर्क करें अब हम लोग? सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? डायरेक्शन फाउंड बाय लेंज रूल। कर लिया, ठीक है, ये काम हो गया। दूसरा EMF इंड्यूस्ड कैसे निकालूंगा मैं? d∅dt करूंगा और उसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा। मैग्नीट्यूड ले लूंगा ना मैं इस चीज का, जो भी करूंगा मैग्नीट्यूड ले लूंगा मैं बाहर। बस मुझे आपको साइन तो मेरे को मिल गया है, करंट की डायरेक्शन तो मिल गई है, बस बैटरी का मुझे अब बैटरी की पावर चाहिए। ठीक है, बैटरी की पावर चाहिए। क्या कह रहे हैं? इस इक्वेशन में माइनस क्या इंडिकेट करता है? माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सर ये लेंस के अनुसार है ना? आवाज नहीं आ रहा, फिर से कहो। सर ये लेंस के अकॉर्डिंग है ना? हाँ ये लेंस के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम जब फिगर दिया होता है ना तो हम फिर लेंस को यूज कर लेते हैं, अदरवाइज ये लेंस के बिना भी काम हो सकता है। म्यूट करो, मैं बताता हूँ, म्यूट करो। जब फैराडे ने अपना लॉ बनाया था ना, जब फैराडे ने अपना लॉ बनाया था तो उसने ये नहीं कहा था कि आधा फॉर्मूला मेरा ले लो, आधा लेंस के पास चले जाओ। फैराडे ने अपना फॉर्मूला पूरा अच्छे से बनाया था कि आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, उससे सब कुछ निकाल सकते हैं। पर उसको जब यूज करने बैठते हैं ना एज अ स्टूडेंट, तो हम लोग इतना कन्वीनियंट फील नहीं करते हैं। कन्वीनियंट फील लेंस के साथ ही करते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि लेंस से हम डायरेक्शन निकाल लें और इससे हम EMF का मैग्नीट्यूड निकाल लें, जिससे ज़्यादा सोचना ना पड़े एग्जाम में। ठीक है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो अब मेरे को ये निकालना है, तो फ्लक्स क्या होगा? मैं d∅dt करना, E इंड्यूस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? d∅dt करना पड़ेगा। तो ये कब हो पाएगा पॉसिबल? ये पॉसिबल कब है बताओ? दिस इज पॉसिबल व्हेन, दिस इज पॉसिबल टू सॉल्व व्हेन, टू सॉल्व व्हेन कांस्टेंट होगा, व्हेन फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए आपको, व्हेन फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन, व्हेन फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन। आपको पता होना चाहिए ना फंक्शन कि फाई है कितना, टाइम के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है, ये पता होना चाहिए। सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं। फ्लक्स होता है B.A, ये होता है फ्लक्स। B तो कांस्टेंट है ही, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? B व्हाट इज एरिया? πr² cos 0, ये हो गया। यानी कि फ्लक्स कितना आ गया? फ्लक्स आ गया B × πr²। अच्छा, ये आ गया B πr²। तो यहाँ पे तो सर फ्लक्स फंक्शन ऑफ R है, या तो फंक्शन ऑफ T है ही नहीं। आपने तो कहा ऊपर फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ T चाहिए हमको। देख रहे हो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है? समझ पा रहे हैं कि फ्लक्स किसके फॉर्म में दिया हुआ है? R के फॉर्म में दिया है। बट R किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? लेकिन R इज अ फंक्शन ऑफ सेकंड पे, R इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, R तो फंक्शन ऑफ टाइम है ना, दे रखा है ना, डिक्रीज हो रहा है। हाँ, अब देखिए इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। देखो जब भी ऐसा, इसको कहते हैं चेन रूल। चेन रूल जानते हैं ना? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहती है कि मान लो कोई फंक्शन है आपके पास, मैंने कहा y इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने कहा साइन, और इसके अंदर है u, इसके अंदर है u बैठा हुआ है इसके अंदर, और u किसका फंक्शन है? u है फंक्शन ऑफ x, ये कहा हुआ है, और मेरे से बोला जा रहा है फाइंड dy/dx, ये कहा जा रहा है।
तो देखो dy बाई dx अगर मैं करने बैठूंगा तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? आप देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है? u पे कर रहा है ना, और u किस पे कर रहा है? x पे कर रहा है, यानी कि x जो है एक कदम दूर है, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, sin x नहीं मिल रहा है, y इज इक्वल टू sin x नहीं है। अगर y इक्वल sin x होता तो dy बाई dx क्या आता? cos x आ जाता। पर यहाँ पे क्या है, पहले u है फिर u इसके बराबर है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए 2 बार जंप लगानी पड़ रही है, यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है? y निर्भर है u पे, u निर्भर है x पे। तो अब क्या करते हैं, इस तरह का डिफरेंशिएशन, अगर आपको इसका और इसका निकालना है ना, इसका डिफरेंशिएशन निकाल तो आप लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, तो धीरे धीरे पहुंचो आप, यहाँ से यहाँ जाना है ना आपको, अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना तो पहले यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, यानी कि क्या करो, इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई du करो, फिर क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का, क्योंकि मैं आजकल ये पढ़ा रहा हूँ 11th वाले बैच में, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो u बराबर fx, ये ऐसे हो, अगर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे कर रहा है, और मान लो x भी t पे कर रहा होता तो क्या होता, और x भी t पे कर रहा होता तो dx बाई dt करते हैं यहाँ पे, फिर एक और डिफरेंशिएशन करते हैं dx बाई dt। तो आपको एक लगातार काम करते रहना होता है, ठीक है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से यहाँ निकालना चाहते हो अगर आप, तो आप इसको निकालो फिर इसको निकालो, ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही कहानी तो हो रही है, फ्लक्स किस पे डिपेंड है, r पे, r किस पे है, t पे। तो क्या करूंगा, dy बाई dt, मुझे निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है, तो क्या करूंगा, इसमें निकालो फिर इसको निकालो, तो dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dr इंटू dr बाई dt। क्लियर? अच्छा, तो क्या आएगा dy बाई dr, ये बता दीजिए क्या आने वाला है, ये dy बाई dr क्या आएगा, b पाई को तो बाहर ले लो, इसको बाहर ले लीजिए, 2b पाई 2b by r. हाँ 2b पाई r, सही लिखा, आंसर आ गया, ये सॉल्व हो गया। इसको क्या लिखूंगा, इसको ऐसे ही रहने दो, dr बाई dt, क्योंकि ये हमको मालूम नहीं है ना फंक्शन, तो हमने dr बाई dt छोड़ दिया ऐसे लिख करके, अगर हमको r पता होता तो हम कर लेते। अच्छा म्यूट करो, हाँ। तो देखिए यहाँ पे सवाल में क्या दे रहा हुआ है, अब देखो सवाल देखिए, सवाल में क्या दिया हुआ है मैंने, रेडियस किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, रेडियस इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 mm per second। तो ये क्या चीज है, ये क्या है, ये dr by dt. दिस इज dr by dt ओनली, और किस इंस्टेंट पे पूछ रहा है, t इज इक्वल्स टू 2 पे पूछ रहा है। यूं कहो, जस्ट अ सेकंड, फाइंड द EF इंड्यूस्ड एट द लूप एट जस्ट अ सेकंड, एट r इज इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ, ये जस्ट r इज इक्वल्स टू आएगा, एट r इज इक्वल्स टू, कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे, 4 mm, इस पे बताओ, एट r इज इक्वल्स टू 4 mm, टाइम नहीं दिया मैंने आपको, r दिया हुआ है मैंने, तो r इज इक्वल्स टू 4 mm पे आपको ये चीज बतानी है। तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम क्या क्या मिला हुआ है हमको, क्या क्या है हमारे पास मौजूद, 2 है, b नॉट है, पाई है, और r कितना है, 4 mm है, 4, तो ये लिखूंगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये हो गया। फिर ये कितना आएगा, ये 2 mm पर सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा, लाइक दिस। सो दिस इज योर आंसर, ये आ जाएगा dy बाई dt, यानी कि क्या होगा, dy बाई dt क्या आता है, E इंड्यूस आता है, तो ये क्या EMF है, EMF का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, तो वोल्ट लिख दूंगा मैं लास्ट में, वोल्टेज ही तो होता है EMF, वोल्टेज, तो लास्ट में वोल्टेज लिख दिया। इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 8 नहीं 16 b नॉट पाई 10 की पावर -6 वोल्ट। तो दिस इज द आंसर, E इंड्यूस्ड। डायरेक्शन आपको पता चली गया, और ये हो गया, बात क्लियर है, समझ में आ गई। ऐसे वो सवाल दे सकता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का जो तरीका मैंने आपको बताया है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह से कहीं बताया नहीं गया है, इस तरह से नहीं बताया गया है, तो आप ध्यान रखिए, फटाफट से आएगा, कोई किस पे डिपेंड कर रहा है, वो उस पे डिपेंड कर रहा है, तो वी कैन सॉल्व लाइक दिस। Okay, now let's proceed further, आगे देखते हैं हम लोग। So
ये सवाल हो गया, वो सवाल हो गए। ओके, अगले पेज पे आता हूँ मैं। ऐड पेज। ठीक है, नाउ वी विल सी मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ ये कब आता है? व्हेन एवर कंडक्टर moves, whenever conductor moves in magnetic field, EMF is introduced in the conductor whenever conductor moves in magnetic field, या यूं कहो moves और कट, मैग्नेटिक फील्ड को कट करना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कट कब होती है? जब आप उसके क्रॉस में जाते हो। अलोंग जाओगे तो कट नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं होती है, अक्रॉस जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कट होती है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर, तो ईएमएफ उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। दिस could have been explained by Faraday's law also, but here we are dealing it in other way। ठीक है, इस काम को फैराडे के लॉ के हिसाब से भी करा जा सकता था, पर मेरे को उस हिसाब से मैं नहीं कर रहा हूँ। आंसर सेम आएगा, पर मेरे को उस हिसाब से नहीं करना है, क्योंकि उस हिसाब से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि चैप्टर तो ईएमआई है, तो मैं फैराडे के लॉ से हिसाब से करना चाहिए, पर उस हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं, ना एग्जाम्स में पूछा जाता है ऐसा। हम कर रहे हैं दूसरे तरीके से, वो तरीका आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। अच्छा, तो जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं उसको। तो ये है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हमारे पास क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है पूरी जगह, और आई हैव एक कंडक्टर नहीं बना, जस्ट अ सेकेंड। एक कंडक्टर है मेरे पास, इस तरह से मूव कर रहा है। ये इसकी लेंथ होगी, यहाँ पर ये हो गया लेंथ, ठीक है, और ये है वेलोसिटी, ये है यहाँ पे वेलोसिटी। ये b अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे b इज इनसाइड, वेलोसिटी इज ओवर हियर, लेंथ इज ओवर हियर। अच्छा, ये रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है। तो जब मैं इस रॉड को भगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन भी तो भागेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बोलो हाँ या ना, भागेंगे? यस सर। फ्री अच्छा, अच्छा ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी भागेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी आ गई। यस, इलेक्ट्रॉन के पास आ गई वेलोसिटी, एंड इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है, वेलोसिटी आ गई, और वो मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है। तो व्हाट विल हैपन? अ फोर्स विल कम ऑन द इलेक्ट्रॉन। A charge moving charge experiences the magnetic force। ध्यान करो, QVB, QV क्रॉस B। Yes, sir. तो V क्रॉस B से डायरेक्शन किसका आता है? प्लस चार्ज का आता है ना, प्लस चार्ज का। तो आप B क्रॉस B में अगर माइनस लगा दो तो किसका आता है? इलेक्ट्रॉन पे आता है। इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा बताइए? नीचे लगेगा या ऊपर लगेगा? करो V क्रॉस B।
सर मेरे हिसाब से नीचे लगना चाहिए। राजुल क्या कहती हो? यस, किधर गई? यस सर। किधर लगेगा फोर्स उस पे बताइए, इलेक्ट्रॉन पे? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एक्सप्लेन करो जरा सबको। सर ऐसे डायमेट्रिक क्योंकि वाला एक्सप्लेन किया था आपने, हाँ बोलो बोलो। सर फोर्स में होता है ना कि वी की डायरेक्शन में हमें अपना थंब रखना होता है और फिंगर्स मतलब फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हाँ, पाम बिल्कुल। हमें डायरेक्शन देता है। तो हाँ, सर बिल्कुल। इसमें अगर हम रखते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में उल्टा होता है इसकी Very good. वजह से। आप इलेक्ट्रॉन में काफी उल्टा अच्छा होता है ना एक्सप्लेन सर। करती हैं, काफी अच्छा एक्सप्लेन करती है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखा एक्सप्लेनेशन? ऐसा एक्सप्लेनेशन चाहिए सब मेरे को, सबसे परफेक्ट एक्सप्लेनेशन लाइक अ टीचर। ठीक है, गुड। तो यस, फोर्स लगेगा नीचे। तो जो जो नीचे कह रहे थे वो सब सही है, नीचे लगेगा फोर्स, समझ रहे हैं? तो जब फोर्स नीचे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा होगा तो यहाँ पे क्या इकट्ठा होगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है? मान लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन घूम करके यहाँ आ गया, ऐसे जंप करके आएगा ना धीरे धीरे, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे मूव करते इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे आ गए, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? कोने पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आ गया। तो ये कहानी कब तक होती रहेगी? इलेक्ट्रॉन नीचे आती जा रहा है, देखो आती जा रहा है, यहाँ पे प्लस आते जा रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस पे लग रहा है फोर्स नीचे की तरफ, Fm नीचे लग रहा है। अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नीचे आ तो रहा है, लेकिन एक टाइम बाद इलेक्ट्रॉन नीचे आना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आएगा अब कुछ टाइम बाद, थोड़ी देर तक इकट्ठा होगा, फिर बाद में फिर नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन मना कर देगा, अब नहीं आ रहा मैं। क्यों नहीं आएगा बताओ, क्या दिक्कत होगी इसको दोबारा आने में? अब क्यों नहीं आ रहा है? हमेशा नहीं आएगा, थोड़ी देर तक आएगा फिर नहीं आएगा। तो ऐसा क्या उस पे दिक्कत आ गई कि अब नहीं आएगा नीचे ये? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो रही हो नीचे। देखिए Repulsion ये होगी ज्यादा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा ना, मालूम होगा, ये तो भूल गए? हाँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डाउनवर्ड। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स का लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट लगेगा, अपोजिट। तो फोर्स लगा ये हो गया F E, Balance हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बैलेंस हो जाएगा, आज नहीं तो कभी तो बैलेंस होगा, क्योंकि जैसे जैसे इकट्ठा होता जाएगा पॉजिटिव चार्ज, E का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि E का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा। तो अब क्या हो गई? इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। यस सर, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्या कहेंगे? F नेट ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर 0, ये कहेंगे। अच्छा, नेट फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? F मैग्नेटिक लग रहा है, प्लस F इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, बराबर 0। ये कौन सा फोर्स होता है? ये दोनों मिलाकर के कौन से फोर्स कहलाते हैं? ये तो लॉरेंट्ज फोर्स होता था सर, ये तो लॉरेंट्ज फोर्स होता। हाँ जी, Lorentz बिल्कुल force। लॉरेंट्ज फोर्स ही होता था। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में लिखता हूँ, देखो मैं कंप्लीटली यहाँ पे सब कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब मैं देखो जनरल चीज ड्राइव कर रहा हूँ, जनरल केस ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पर अब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, इसके लिए मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर। So here you will say Fe बराबर Fm। तो what is Fe? It is E into E, ये हो जाएगा बराबर, ये कितना है? It is E V B
तो E कितना आ गया, V इंटू बी आ गया। E कितना आ गया, V इंटू बी। चलो तो एक काम ये करते हैं, इसको मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। मैं आप बेसिकली समझ गए हैं यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने इसको बैलेंस कर दिया तो E बराबर क्या आ गया, वी बी आ गया। ठीक है, फॉर दिस रॉड, फॉर अबव रॉड। तो ये अबव रॉड के लिए आ गया यहाँ पे। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये इसके लिए होगी बात हमारे पास। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर एनी शेप ऑफ रॉड, फॉर एनी शेप ऑफ रॉड, फॉर एनी शेप ऑफ रॉड, मतलब कैसी भी शेप हो रॉड की। अभी तो मैंने सीधी सीधी ली हुई है ऊपर, तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल भी गया यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर एनी शेप ऑफ रॉड, एफ नेट ऑन इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मैं बेसिक एकदम जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे लिखा मैंने, इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा, आई विल राइट दिस थिंग एज क्यू चार्ज, लिख लो यहाँ पे। आई विल राइट क्यू वी क्रॉस बी, ये हो जाएगा क्यू ई वेक्टर बराबर 0। तो क्यू से क्यू कट जाएगा, सो व्हाट यू विल गेट, ई इज इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस ऑफ VP sin theta। वी क्रॉस बी। अच्छा, ये आ गया माइनस वी क्रॉस बी। अच्छा जी, तो अगर मैं एक रॉड बना ही लेता हूं यहाँ पर, तो सपोज मैंने एक रॉड बनाई, ऐसे रॉड बनाई एक, ठीक, ये रॉड है इन दिस शेप, ऐसे शेप की मैंने रॉड बनाई है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये ऐसे जा रही है रॉड। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इट इज माइनस वी क्रॉस बी, आया। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इसमें फैली हुई होगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फैली हुई है, इस फिगर में ये है ऐसे। बताइए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज कहाँ इकट्ठा होगा, प्लस चार्ज कहाँ इकट्ठा होने वाला है, ऊपर हो जाएगा। हाँ, प्लस चार्ज कहाँ इकट्ठा होता है, जहाँ पे वी क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है वहीं प्लस चार्ज इकट्ठा होता है। हमने देखा था ना, हमने क्या किया था, हमने वी क्रॉस बी निकाला था, उसका डायरेक्शन उल्टा किया था, तब जाके नेगेटिव चार्ज का हमको कलेक्शन मिला था। तो अगर मैं वी क्रॉस बी कर देता हूं तो मुझे किसका डायरेक्शन मिल जाएगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा होगा, है ना। तो वी क्रॉस बी से मुझे क्या चीज मिल जाएगी, वी क्रॉस बी से यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग, वी क्रॉस बी से we will get deposition of positive charge on moving rod, कैसे कहा मैंने ये, इसी फंडे से तो कहा Q बराबर V क्रॉस B। जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज ऊपर गया होगा, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस रॉड में पॉजिटिव चार्ज कहाँ इकट्ठा हुआ है, बताइए, आराम आराम से चलते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कहाँ इकट्ठा होगा यहाँ पे, इस रॉड में पॉजिटिव चार्ज कहाँ इकट्ठा होने वाला है, ऊपर, ए पे या बी पे, ए पे सर। ए पे इकट्ठा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ हो गया जमा। एंड कोना पकड़ लेता है पॉजिटिव चार्ज, पकड़ लिया कोना। अच्छा ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इफ बी बराबर कांस्टेंट है, बी बराबर क्या है, कांस्टेंट,
वेलोसिटी तो है ही कांस्टेंट, वेलोसिटी अनडाउटेडली तो कांस्टेंट ही है, इसको नहीं भगा रहे हैं हम। पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो ई भी क्या होगा, देयरफॉर ई विल बी हो जाएगा। कांस्टेंट होगा। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट होती है तो आप सारे दाव पेच जानते हो ना, आपको मैं बहुत बार बता चुका था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होती है तो बहुत इजी होता है पोटेंशियल डिफरेंस लिखना, याद है? रिमाइंडर, रिकैप यस सर। रिकैप कर लूं अगर Yes, मैं, sir. तो अगर मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा सपोज बी पॉइंट, ये डिस्टेंस है x, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, Yes. तो क्या कहेंगे, VA माइनस EX बराबर VB, ये कहोगे कि नहीं? यस, तो यानी VA माइनस Yes, VB sir. क्या आ जाएगा, EX आ जाएगा। EX हो जाएगा। ऐसा हम कर लेते हैं, रिकैप था हमारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, मतलब पूछो मत, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं अब सवाल में, मतलब सब कुछ जानते ही हैं हम तो। ये हम पढ़ चुके थे, ये पुरानी बात हुई है, बस यहाँ पे बी कांस्टेंट होगा तो ई भी कांस्टेंट हो गया। अब ई कहाँ से कहाँ जाता है, ई कहाँ से कहाँ डायरेक्शन होगा, ई का पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ तो होगा, तो यस पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ डायरेक्शन होगा। तो अब क्या करें, अब आप ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप ऐसा बना लो, सो इट्स अ टिप, इसको ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सब जगह ऐसा मैं बना सकता हूं, so this is the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सोच रहे होंगे सर ये बाहर कैसे बना दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे है, तो मतलब समझ सा नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा बात सही है आपकी, लगने तो अजीब सा लग रहा है, तो पर ऐसा अगर हम बना लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा, वो बात ठीक है। पता है क्या होगा एक्चुअल में, क्या होगा एक्चुअल में, अंदर होगा, ऐसे अंदर बन रहा होगा, मैं बना के दिखाता हूँ, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द रियलिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, पर इसको मैंने ऐसे बना दिया, इक्विवेलेंट डायग्राम है ये, ठीक है, तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं। ओके ओके ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, ए और बी के यहाँ का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको क्या चाहिए होगा, लेंथ चाहिए होगी ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ चाहिए, तो हम निकाल देंगे यहाँ पे बहुत इजीली, कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको एक फॉर्मल टच देता हूँ, इसको फॉर्मल टच देता हूँ, फॉर्मल टच का मतलब जो तरीका चला आ रहा है सदियों से, उस टच के हिसाब से मैं इसको काम करता हूँ। वैसे समझ तो आप गए हो, सवाल आप करने लायक बन चुके हो, ठीक है। फॉर्मल टच दे रहा हूँ, ई बराबर डीवी बराबर क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है, ये तरीका फॉलो कर रहा हूँ, देखो मैं, अच्छा तो डीवी बराबर आप लिखेंगे, तो ई तो पहले से नेगेटिव है, ई नेगेटिव से टक्कर खा के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, वी क्रॉस बी डॉट क्या बचा, डी आर बचा, ये बचा, नाउ इंटीग्रेट, इसको कर दो अब इंटीग्रेट, तो कहाँ से कहाँ करें, जहाँ से जहाँ मर्जी हो आपकी, तो बी से लेकर ए तक जा रहा हूँ, डीवी, तो ये हो जाएगा, अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना वी क्रॉस बी, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, डी आर का हो रहा है, DR का। कहाँ से, बी से लेकर ए तक, बी से लेकर ए तक हो रहा है। अच्छा अब आप खुद ही बता दो, ये डॉट, यहाँ पे डॉट है, ध्यान रखें, ये क्या आने वाला है, ये क्या आने वाला है, एल रिजल्टेंट नहीं कहोगे, भूल गए क्या, रिजल्टेंट, L रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट हो गया, अच्छा ओके ठीक है, हजम तो हो गई बात। अच्छा देखिए और चीज देखिए, ये क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। इस चीज को देखो मैं क्या कर रहा हूँ, V और B, तो देखिए इसको मैं अगर लिखना चाहूँ ना,
किस फॉर्म में? देखो अल्टीमेटली आंसर हमारा स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा, ये बताइए सॉल्व करके। यहाँ से वेक्टर आएगा सॉल्व करके, इस वेक्टर को डॉट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा इसके साथ? स्केलर आएगा। स्केलर आएगा Scalar। ultimately आंसर Scalar। फाइनली स्केलर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि आपको उसका मैथमेटिक्स में ज्यादा डिटेल नहीं पता होगा, जितना अभी हाथ साफ नहीं है मैथमेटिक्स में, तो इसीलिए इसका रिजल्ट मैं आपको देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं? मतलब इसका जो रिजल्ट Perpendicular आता है, होता है। इसका जो रिजल्ट आता है वो परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर। है ना। ये कौन से वाले बी को पसंद करता है? ये वाला बी इस वी को कौन से वाले को पसंद करता है? कि सबको पसंद करता है इसके वी को? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाले को नहीं, पसंद करता है, यानी कि perpendicular वाले को। जो आंसर आएगा आपस में परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे दोनों? ये जो रिजल्ट आएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, नहीं सुनो, जो पसंद किसको करेगा? वी के पास दोनों होगा, पैरेलल वाला भी होगा और परपेंडिकुलर वाला भी होगा, पर जो लास्ट में मैं लिखूंगा किसको लिखूंगा? वी परपेंडिकुलर लिखूंगा। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाले। हाँ, बी ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज और अब आपको चीज और बतानी है। तो ये वी परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, अब देखो ज्यादा डिटेल में ना जा करके मैं आपको बताता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट के साथ हम करते हैं तो आप ऐसा समझिए कि वी परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर, एल परपेंडिकुलर आपको लेना है, तब जाके आंसर आएगा। बात सीधी सी ये है। इस बात का जो निचोड़ आता है ना, जो क्रक्स आता है, जो समरी होती है इस बात की, डॉट देखो, जो अभी ने क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किया, जब डॉट करेंगे तो ये रिजल्ट निकल कर आएगा। वी भी परपेंडिकुलर चाहिए, बी भी परपेंडिकुलर चाहिए, एल भी परपेंडिकुलर चाहिए आपस में, यानी कि आपस में all should be perpendicular। ये बात ध्यान रख लो, कोई किसी के पैरेलल ना हो जाए। जहां पैरेलल हुआ आंसर जीरो। तो v माइनस वी बी इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज द फॉर्मूला, ये आंसर है आपका। अच्छा, इस बात को लगाऊं मैं? लगाओ यहाँ पे, चलो देखो, लगाइए यहाँ पे, देखिए बी अंदर है, हाँ अंदर है, वी इधर है, ठीक है इधर है, तो वी और बी तो परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए बताओ? यस सर। ये परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं Yes, है। sir। अच्छा, अब कौन बचा? लेंथ बची कि नहीं बची? हाँ, लेंथ को भी दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो लेंथ कैसे हो सकती है? वैसे लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की है, वैसे तो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की है, हमको क्या करना है? ये वाली लेंथ लेनी होगी, तो समझ रहे हैं? ये लेंथ आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हिसाब? हो गया सर। ये लेंथ, ये चीज लेंथ आ जाएगी हमारे पास, तो देखो ऑटोमेटिकली वो काम हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे। वी ए माइनस वी बी क्या होता है? वी बी परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, इस चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ? देखो यहाँ देखो, आपने निकाला था ना ये चीज, ये निकाला था यहाँ पे, ई बराबर कितना आ गया? वी बी आ गया था। दिस ई इज इक्वल टू हाउ मच? वी बी। तो बताओ, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा? आप अपना नियम लगाओ सिंपल वाला, तो क्या लिखोगे? ये लिखोगे ना आप, ई इंटू एल लेंथ, तो ई कितना है? वी बी एल। हुआ कि नहीं? BL। हाँ, तो देख लीजिए आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं सब? वी भी परपेंडिकुलर, एल भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, तो अपने आप आ गया ना बी एल वी आ गया अपने आप। तो यहाँ देख लीजिए, ये फॉर्मूला तो वही कह रहा है, अगर आपको ये मिल जाए ना परपेंडिकुलर तो रख लो, वही आंसर है वी ए माइनस वी बी का, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्ट। सर तो आपसे मैं इसको सवाल हम पूछता हूँ। कन्वर्ट, हाँ, बोलो। इसको हम हाँ, बोलो। कन्वर्ट करके आई बी एल कर सकते हैं क्या? फोर्स के जैसा। आईपीएल कैसे? नहीं 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 Direction। नहीं, इसमें करंट नहीं है ना, इसमें तो रॉड चल रही है, करंट थोड़ी ना थी इसमें। अच्छा, वहां पे करंट की वजह से फोर्स लगता था, बीआईएल जो आता था वो क्यों आता था? करंट Current- कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो वहां पे जो चार्ज मूव करता था वो करंट की वजह से मूव करता था। यहाँ पे चार्ज करंट की वजह से मूव नहीं कर रहा है, हम भगा रहे हैं उसको, हाथ में पकड़ के भाग रहे हैं उसको। ओके। तो फिर हम कहाँ से लिख दें आई, है ना, इसीलिए नहीं हाँ, लिख सकते आई। हाँ। तो ये है। तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, बताइएगा इसका आंसर। सेमी सर्कल बन नहीं पाता है, चलो ठीक है। ये रहा क्रॉस, और वेलोसिटी इसकी है इस तरफ, मेकिंग एंगल थीटा। इधर भाग रहा है ये लूप, इसको इधर भगा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। रेडियस जो इसका है दैट इज आर,
रेडियस r है। और बताइए पॉजिटिव चार्ज कहाँ इकट्ठा होगा, पहली बात। पॉजिटिव चार्ज कहाँ इकट्ठा होगा? सोच में पड़ गए होंगे, है ना? बताइए कहाँ सर इकट्ठा राइट होगा साइड है। positive charge? राइट साइड हो जाएगा। आप हमेशा क्या करोगे तो v क्रॉस b ही, है ना? पर कोना पकड़ लेगा चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज v क्रॉस b करो, किधर आ रहा है? v क्रॉस b करो, किधर आ रहा है? लेफ्ट साइड आ रहा। लेफ्ट आ रहा है, तो यानी Left पॉजिटिव side आ चार्ज रहा यहाँ Left जमा हो side। जाएगा ना। यहाँ कर दो जमा, फिर क्या सोचना। यहाँ कर दिया जमा, तो नेगेटिव यहाँ जमा हो जाएगा। ठीक है जी, कर दिया जमा। ओके, ये लेंथ कौन सी होती है? पहले एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ये लेंथ होती कौन सी है? लेंथ joining positive and negative charge found by V cross V method। ऐसा करने के बाद जो आपको चार्जेस मिलते हैं उनके बीच की दूरी को परपेंडिकुलर वाला लेना होता है। परपेंडिकुलर लेंथ जॉइनिंग, या यूं कहो लेंथ अलोंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस फाउंड बाय दिस। ठीक है, लेंथ अलोंग दिस। ठीक है, तो इसके अलोंग लेंथ रहती है ये। तो यहाँ पे क्या कहोगे आप? तो ये हो गया टू v, आर हो जाएगी। ये a हो गया पॉइंट, ये हो गया होगा। b, तो va माइनस vb टू क्या आर आने हो वाला? जाएगी। तो होता है v sin b theta b परपेंडिकुलर l 2r। b परपेंडिकुलर l परपेंडिकुलर। तो क्या लूं? v तो b है, v को क्या लिया जाए? v sin theta। सोचिए क्या सब परपेंडिकुलर हैं आपस में? सब होने चाहिए परपेंडिकुलर। नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? v sin theta sin थीटा Sin कर दूं। theta। 2r। हाँ, तो ये l के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये l कितना है? l हो जाएगा 2r। यहाँ पे 2r। 2r। तो दिस इज द आंसर। कैसे? यानी कि ये हो गया 2r लेंथ, ये हो गया v sin थीटा, यानी कि v परपेंडिकुलर, ये है लेंथ परपेंडिकुलर, और b तो क्रॉस है तो ये ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही है, ये तो है ही परपेंडिकुलर, तो अंदर जा रहा है तो यहाँ को सब कुछ मिल गया हमें, तो ये आंसर आ जाता है। एक और एग्जांपल लिया जाए। चलो ठीक है, आपके क्लास में सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, ऐसी सारी सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पेज पे दिया होगा, तो सॉल्व करो एज मच एज यू कैन एंड गेट द ग्रास्प ऑफ दिस। अच्छे से इसको पकड़ लो अच्छे से, है ना? तो आपका जो टेस्ट है वो 24 तारीख को है, जिसमें मैग्नेटिज्म आ रहा है, ये नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना आज, फिर बाद में उसको पढ़ सकते हो। इफ डी, एक चीज और मेरे को लिखनी थी वहां पे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा था? b बराबर कांस्टेंट, और यहाँ पे एक चीज और लिखनी है, क्या होगी वो? v भी क्या है? कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट होने चाहिए ना, तभी हमारे पास ये आएगा, ये बात है। ठीक है, दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। क्लियर? तभी ये दोनों कांस्टेंट होंगे तभी तो ये कांस्टेंट आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया है। अब केस 2 है यहाँ पे हमारे पास, केस इफ e नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, या यूं कहो इफ v नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है बट b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, देयरफॉर e क्या आएगा? नॉट कांस्टेंट, नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बताइए? जब भी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं? कहाँ जाके अपनी बातों को हम कह पाते हैं कि हाँ ठीक है? अब बताइए, मैं बता चुका हूँ ऐसी चीजें। जब कांस्टेंट है नहीं तो क्या करेंगे? एलिमेंट लेंगे ना हम थोड़ा सा,
बहुत एक छोटा सा एलिमेंट एलिमेंट क्यों छोटा सा एलिमेंट छोटा क्यों सा लेते एलिमेंट हैं? लेके छोटा सा एलिमेंट क्यों ले लेते हैं? क्योंकि छोटे सर, से एलिमेंट के लिए वो यूनिफॉर्म रहता है। हाँ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रहता रहता है ना, है। वेरी इलेक्ट्रोफील्ड वो उसके अंदर छोटे यूनिफॉर्म से एलिमेंट के लिए यूनिफॉर्म रहेगा, ये बात सही है। तो एग्जांपल ले लेते हैं एक, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, तो सपोज एक सेकेंड, ई क्रॉस, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे मैंने हिंज कर दिया इसको, ये रॉड घूम रही है विद ओमेगा, ओमेगा से घूम रही है रॉड, और बी अंदर दिया हुआ है क्रॉस। तो ओमेगा से अगर रॉड घूम रही है तो इधर का वेलोसिटी क्या होगा? लेंथ कितना है रॉड का? एल है, लेंथ टोटल लेंथ एल है। तो हम जानते हैं ना वेलोसिटी किसके बराबर होता है? v इक्वल्स टू आर ओमेगा के बराबर होता है लेंथ, वेलोसिटी आर ओमेगा। तो वेलोसिटी बदल रहा है ना, यहाँ वेलोसिटी अलग, यहाँ वेलोसिटी अलग, तो वेलोसिटी क्या है? अलग है। तो रोटेटिंग रॉड में वेलोसिटी क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो एट सम डिस्टेंस x, मैं किसी x डिस्टेंस पे जाऊंगा यहाँ पे, और एक पकड़ लूंगा इस छोटा सा हिस्सा, x डिस्टेंस पे गया और छोटा सा हिस्सा मैंने यहाँ पकड़ लिया। तो इस हिस्से का वेलोसिटी कितना होगा? x डिस्टेंस पे गया हूँ मैं यहाँ, अरे लिख जा, हाँ x, तो कितना वेलोसिटी होगा इसका? ये वाला v बराबर x ओमेगा, इधर है वेलोसिटी, ठीक है। लेंथ कितना है इसका? ये dx है, ठीक है। अच्छा, इस छोटे से में किधर आएगा पॉजिटिव चार्ज? छोटे से में पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा? थोड़ा सा जूम कर देता हूँ उसको, लेट मी जूम इट। इस छोटे से में किधर आएगा पॉजिटिव चार्ज? बताइए कहाँ डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज छोटे से में? इधर आएगा ना, राइट साइड, राइट साइड। हाँ, क्या सोचना है इतना? यानी छोटी सी बैटरी बन गई है, छोटी सी बैटरी बन गई कि नहीं बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड है, छोटा सा बैटरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा यहाँ से यहाँ पे, छोटी सी बैटरी बन गई है। अच्छा चलो, निकाल सकते हैं क्या हम डिफरेंस? क्या निकाल सकते हो आप डिफरेंस? बताओ, क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं यहाँ पे? डीई निकाल सकते हैं। क्या होगा बोलो? फॉर्मूला तो वही है ना, फॉर्मूला तो यही है कि नहीं? परपेंडिकुलर v परपेंडिकुलर, यही लेते हैं हम। परपेंडिकुलर। तो कितना है b? b तो b है। v क्या है? v x ओमेगा है। x ओमेगा। l क्या है? dx है कि नहीं? बोलो। यस। बस वही तो मैंने कहा, अगर आपको नहीं मिले कांस्टेंट तो जगह छोटी कर दो, वहां कांस्टेंट मिल जाएगा। जगह छोटी करने पे कांस्टेंट मिल जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेशन को सौंप देते हैं कि लो भाई इंटीग्रेशन आप संभालो इसे। अब हमने छोटी सी जगह पे कांस्टेंट लाके फॉर्मूला लगा दिया, नॉट योर जॉब टू फाइनली सॉल्व कंप्लीटली। तो अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करेगा। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेगा इसको? आपको डी मिल गया ना यहाँ से यहाँ तक, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? पूरी लेंथ में मिल जाएगा। नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट टू गेट फॉर कंप्लीट रॉड। कंप्लीट रॉड मतलब क्या हो रहा होगा? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट बन रहे होंगे, प्लस माइनस ऐसे ना, बहुत सारे लाइन से ऐसे अगर मैं जोड़ देता हूँ बैटरी, ऐसे ऐसे जोड़ देता हूँ बैटरी ऐसे, नेट इफेक्ट क्या आता है बताओ? नेट कितना आता है? ये ई है, डी है, ये डी है, डी है, क्या हो जाएगा? टोटल ई आ जाएगा ना हमारे पास, जोड़कर उसको जोड़ेंगे तो हाँ। तो यहीं पे मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, यानी पूरी रॉड का मेरे को मिल जाएगा। अगर आप लाइन से जोड़ेंगे ना इसे तो पूरा मिल जाएगा आपको। सीरीज में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, वैसे भी सीरीज में जोड़ते ही हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो आई विल से डी ई, और दिस इज बी को बाहर ले लीजिए, ओमेगा को बाहर ले लीजिए, इट इज एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं 0 से लेकर के एल तक, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा टोटल? इसको कह देंगे ई आ जाएगा टोटल। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर एल तक। लिमिट पुट कर दो तो क्या आने वाला है? बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो आ गया ई। तो ध्यान रखना इस रिजल्ट को, रिमेंबर दिस रिजल्ट, ये काम आएगा रिजल्ट। रेडीमेड हमने तैयार कर लिया इसको अच्छे से, रिमेंबर दिस। यानी कि इसको क्या कह सकता हूँ मैं? इसको मैं कह सकता हूँ ये रॉड कुछ ऐसी बन गई,
दिस इज इक्वल टू विच व्हाट काइंड ऑफ रॉड? यस, ये बन गया ना सौदा पूरा, ये हो गया इक्विवेलेंट। तो दिस इज द आंसर। क्लियर? ये कह रहा हूं मैं। तो इसको हटा करके आप ये बना सकते हैं। तो ये बात है। तो ये आंसर आ गया हमारा। अच्छा, सिमिलर केसेस मान लो मैंने बहुत सारी रॉड घुमा दी हैं ऐसे लाइन से। सपोज मैंने क्या किया, जस्ट अ सेकेंड, हमने क्या किया यहाँ पे, ये है क्या चीज, ये क्या निकाला है हमने? ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, छोटा सा गड़बड़। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये डीवी है। डीवी पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है छोटा छोटा, पोटेंशियल डिफरेंस है। डीवी 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 डीवी, सब जगह डीवी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यू हैव टू राइट डेल्टा वी, इट इज डेल्टा वी। किसके बीच का है? बिटवीन सेंटर एंड पेरिफ्री। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है ये। जो बीवीएल था वो डीवी था, समझ गए होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डीवी था वो। तो डेल्टा वी टोटल आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको भी मैं यहाँ से लिख देता हूँ, इट इज डेल्टा वी बिटवीन सेंटर एंड द पेरिफेरी। सेंटर ये है और पेरिफेरी ये है। सेंटर और पेरिफेरी के बीच का जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सिमिलर केसेस, मतलब इसके जैसे रिजल्ट आएगा वो केस हम यहाँ पे देखते हैं। तो सपोज मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया यहाँ पे, एक रॉड ऐसे बनाई, एक रॉड ऐसे बनाई, ठीक है, वन रॉड लाइक दिस एंड अनदर रॉड लाइक दिस। घूम रही हैं, यानी कि पहिया है, ये घूम रहा है, यहीं पे घूम रहा है। kept on table, kept on table, wheel kept on table। और रॉड्स रखी हुई हैं, इन सब की लेंथ आर दी हुई है, ये एल दी हुई है लेंथ, ओमेगा से घूम रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो बताना है वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा यहाँ पे। अगर यहाँ वोल्ट मीटर लगा दें इस कोने पे और इस कोने पे, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, क्या आएगा? यहीं कहीं घूम रहा है ये, और आपने इस कोने पे उस कोने पे लगा दिया ऐसे, क्या कहेंगे हम लोग? 4b ओमेगा एल स्क्वायर। आप कितना कह रहे हो? बोलो कितना कह रहे हो? 4b ओमेगा एल स्क्वायर। 4 क्यों का? सेंटर से पेरिफेरी होता है। तो 4 कहां से आया? फोर कहां से आया? 8 नहीं बन रही। आर्क देखिए, ये रॉड, ये वुड यहाँ पे है, ये ठीक है, ऐसा है, कंडक्टिंग, सब कुछ कंडक्टिंग है यहाँ पे, ये सब कंडक्टर बना हुआ है, ये सब कंडक्टर है, एवरीथिंग इज कंडक्टिंग, दिस इज कंडक्टर, ठीक है। तो अब देखिए
इस सब को मैं क्या कह सकता हूँ, इधर घूम रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, इस वाले पार्ट को देखो, ये सेंटर है इसका, ये पेरिफेरी, इस रॉड को देखो सिर्फ आप, इस रॉड को देखिए केवल, तो यहाँ पे कैसा बैटरी है, ऐसा वाला बैटरी है, यहाँ पे कैसा बैटरी है, इस रॉड को देखो आप, ऐसा बैटरी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा बैटरी है कि नहीं, ऐसा है। और सारी सारी बैटरी कैसी हैं, पैरेलल में या सीरीज में, बताओ। पैरेलल है। पैरेलल है ना, पैरेलल में पैरेलल में है सब की सब। ध्यान करो वो दिन जब मैंने बताया था आपको, क्या रिजल्ट आता है इनका, इक्विवेलेंट कितना आएगा इन सब का, कितना भी कर लूं मैं, ई है सर, ई आएगा। ही आएगा। अगर ये इवन है, ई आ E2 जाएगा, है, सेम ही आ हाँ जाएगा, सॉरी इवन अलग सेम है सब ये, सेम ही है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो ई ई ई ई तो ई करंट कितना आता है, ई आता है, तो यहाँ भी तो कुछ वैसा ही हो रहा है ना भाई, पूरा घूम रहा है, भले ही कितने भी डंडियां क्यों ना हो उसमें, अगर आपने यहाँ से टच किया, यहाँ से टच किया है, यानी कि आपने कहाँ से टच किया है, यहाँ से टच किया, यहाँ से टच किया, यही तो मतलब हो गया, ऐसा ही तो है, ये सेंटर पे जुड़ रहा था, ये पेरिफेरी था, पेरिफेरी, ये सेंटर, तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट ये आ जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, V1 इज इक्वल्स टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, आंसर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ फिर, जब इतना जान ही गए हो तो, V2 फाइंड V1 एंड V2, तो बताइए V2 क्या होगा, बोलिए V2 कितना आएगा, फंस गए, क्या होगा, सेम ही आएगा सर, सेम ही आएगा सर, जीरो, जीरो का सर, जीरो का सर, जीरो आ जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है कंडक्टर के, यहाँ का पोटेंशियल तो सेम होगा ना, ये भाई कंडक्टर है, ये इक्वी पोटेंशियल होगा, बिकॉज इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल, ठीक है, तो ये चीज आ गई यहाँ पे, ओके। ये केस भी समझ गए आप लोग, यानी कि अगर इसकी जगह मैं व्हील बना देता हूँ, एक व्हील, अगर मैं व्हील बना देता हूँ, सिमिलर केसेस, सिमिलर केस, बस ये लास्ट केस है, जाइएगा नहीं कहीं, सिमिलर केस, अगर मैं व्हील ले लेता हूँ यहाँ पे, बड़ा एक व्हील ले लिया मैंने, और इसमें पूरी भर दिया मैंने इसको, कंडक्टिंग व्हील है, ये सेंटर है इसका, ओमेगा से ये घूम रहा है, ठीक है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बी, और कंडक्टर है ये, ठीक है। तो इफ समवन आस्क्स कि बताओ जी ये कितना होगा, तो क्या कहेंगे आप, ईडीएस इसका आर है, जीरो होगा, अरे ध्यान से सोच लो क्या कह रहा हूँ, देखो B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, यहाँ से टच किया है और यहाँ टच किया है, पेरिफेरी और सेंटर पे टच किया है, तो कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, हाँ, हाफ ऑफ B ओमेगा आर स्क्वायर, कैसे, इसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ मैं, ऐसे भी तो बना सकता हूँ मैं इसको, लाइक दिस, ये कैसी बैटरी थी, ऐसे बैटरी थी ना, ये कितना था, हाफ B ओमेगा आर स्क्वायर, ध्यान करो इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया था इसका मैंने, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, ये है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे जो बन रहा होगा ना वो ऐसे ही बन रहा होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो विल कंटिन्यू, प्रैक्टिस करेंगे, आप डेफिनेटली करेंगे, मतलब भूल जाएंगे, आज करने सबको प्रैक्टिस, ठीक है, सब लोग करिएगा।
चलो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास